वेलकम टू द सेशन। आप सभी ने देखा था चैप्टर 4 के पार्ट 1 में किस तरीके से आजाद होने के बाद भारत ने संविधान के द्वारा अपने विदेश नीति को प्रतिस्थापित किया। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के हवाले से आर्टिकल 51 में भारत ने क्या क्या अपने बिंदुओं को रखा और किस तरीके से, चाहे वो नाटो हो या फिर वार्सा पैक्ट हो, इन सब से बचते हुए भारत ने अपनी विदेश नीति को अपनाया। अब आप देखेंगे चैप्टर 4 का पार्ट 2। इस पार्ट 2 में आप देखेंगे कि भले ही भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया या किसी भी एक धड़ा, चाहे वो यूएसएसआर का हो या यूएसए का हो, वहां जाने से जो है वो अपने आप को बचाया, लेकिन विदेश नीति के विषय में भारत की जो स्वतंत्रता थी उसको बनाए भी रखा। और इस दिशा में सबसे पहला कदम था एफ्रो एशियाई एकता। अफ्रीकन महाद्वीप जो कि खुद औपनिवेशिक एक हम कह सकते हैं जाल में फंसा हुआ था, और भारत के साथ साथ ही अफ्रीकन कई देशों को आजादी भी मिली थी, तो अफ्रीका के साथ भारत ने शुरुआत से ही बहुत अच्छे संबंध बनाए रखे। भारत के आकार, अवस्थिति और शक्ति संभावना आप जानते हैं, क्योंकि भारत इंडियन ओशन यानी कि भारतीय जो एक इंडियन ओशन है उसका एक उसके नॉर्थ हिस्से पर स्थापित है, और अफ्रीका जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से पर स्थापित है। तो स्ट्रेटेजिकल या फिर ज्योग्राफिकल वजह से भारत और अफ्रीका के संबंध अच्छे होना भारत के लिए विशेषकर रूप से बहुत ही जरूरी था। और इन सबको देखते हुए भारत ने अफ्रीका के साथ बहुत ही अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया। नेहरू के दौर में भी भारत ने एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बनाने का प्रयास किया, यानी ऐसे देश जो खुद औपनिवेशिक परिस्थिति से निकल करके आए थे, जिन्होंने उपनिवेशवाद का, कॉलोनियलिज्म का वो दर्द सहा था, उनके साथ भारत ने बहुत अच्छे संबंध बनाने की स्थापना करी। 1940 और 50 के दशकों में नेहरू बड़े मुखर स्वर में एशियाई एकता की पैरोकारी करते रहे। नेहरू की अगुवाई में ही 1947 में मार्च में ही, जबकि भारत आजाद भी नहीं हुआ था, एक एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भारत ने किया था, जबकि उस समय भारत की आजादी के 5 महीने शेष थे। इंडोनेशिया के एक शहर बांडुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में भी उसका जो है वो एस्टेब्लिशमेंट हुआ। आमतौर पर हम इसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से जानते हैं। अफ्रीका और एशिया के नव स्वतंत्र देशों के साथ भारत के बढ़ते संपर्कों का यह एक चरम बिंदु था। बांडुंग सम्मेलन में ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 के सितंबर महीने में बेलग्रेड में हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसका कि मैंने पार्ट 1 में जिक्र किया था, उसका जो ऑथोराइज्ड एक शुरुआत हुई वो 1961 में बेलग्रेड, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, जहां पर कि ये आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू की बहुत महती भूमिका नजर आई। ये तो बात हुई गुटनिरपेक्षता की। अब भारत को अपने पड़ोसियों से टकराना था, और उस दिशा में जो सबसे पहला मेजर कॉन्फ्लिक्ट भारत को देखने को मिला वो मिला अपने नॉर्दर्न फ्रंटियर के पड़ोसी चीन के साथ। पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों के विपरीत आज आजाद भारत ने चीन के साथ अपने रिश्तों की शुरुआत बड़े दोस्ताना ढंग से की, जो कि आप शुरुआत में कई बार अगर आप बुक्स या कोई पुराने न्यूज़पेपर वगैरह देखेंगे तो हिंदी चीनी भाई भाई इस तरीके के नारे दिए गए। चीनी क्रांति 1949 में हुई और चीन जो है वो ब्रिटिशर से आजाद हुआ 1949 में। चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले पहले जो देश थे उनमें से भारत भी एक था। पश्चिमी प्रभुत्व के चंगुल से निकलने वाले इस देश को लेकर नेहरू के हृदय में गहरे भाव थे। नेहरू जी को ये लगता था क्योंकि दोनों देश एक ही शत्रु राष्ट्र से, या हम कहें एक ही औपनिवेशिक राज्य के उस प्रभुत्व से निकल करके आए हैं, तो कहीं ना कहीं चीनियों के मन में भी हमारे लिए एक अच्छी भावना होगी। नेहरू के कुछ सहयोगी जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह आशंका थी कि आने वाले दिनों में चीन भारत पर युद्ध भी कर सकता है, लेकिन नेहरू ने इस बात को सोचा कि आक्रमण की संभावना दूर दूर तक नहीं है, और बहुत दिनों तक भारत और चीन की सीमा पर मेजर आर्मी के अलावा अर्धसैनिक बल यानी पैरामिलिट्री फोर्स को ही लगाए रखा गया। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पीसफुल को एग्जिस्टेंस के 5 सिद्धांत, जिनको हम पंचशील के नाम से भी जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से 29 अप्रैल 1954 में इन शांतिपूर्ण सह अस्तित्व या 5
सिद्धांत, जिनको हम पंचशील के नाम से भी जानते हैं, इनकी घोषणा की थी। भारत और चीन के नेता एक दूसरे के आ भी जाते रहे। ये पंचशील के सिद्धांत क्या है, इनको भी आप देख लीजिए। मानव कल्याण तथा विश्व शांति के आदर्शों की स्थापना के लिए विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था वाले देशों में पारस्परिक सहयोग के 5 आधारभूत सिद्धांत बनाए गए, जिन्हें पंचशील के नाम से जाना गया। क्या थे ये सिद्धांत? बहुत हद तक ये हमारे जो आर्टिकल 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को लेकर के जो बिंदु दिए गए, उन्हीं से बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि इनका कोहेरेंस था। क्या क्या थे ये? एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता यानी संप्रभुता, सॉवरेनिटी का सम्मान किया जाएगा। एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्यवाही नहीं की जाएगी। एक दूसरे के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन किया जाएगा। ये बहुत हद तक हम कह सकते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड थी। और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति में विश्वास किया जाएगा। तो ये पंचशील के वो सिद्धांत थे जो कि हम जिनको पंचशील के नाम से जानते हैं। इनको आप जरूर नोट करेंगे, कई बार एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। तो इस चैप्टर में, चैप्टर 4 के पार्ट 2 में आपने देखा कि किस तरीके से भले ही भारत ने अपनी तरफ से ये शुरुआत की कि पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए जाए, अफ्रीकन देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए जाए, पंचशील के सिद्धांतों को अपनाया जाए, लेकिन भारत को बाद में कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। विदेश नीति में जो शुरुआत में एक हमारी गलती रही थी कि खुद को कमजोर रखते हुए हमने अपने दूसरे देशों से ये एक्सपेक्ट किया था कि वो हमारी सोवरेनिटी का सम्मान रखेंगे। ये कहीं ना कहीं भारत से गलती हुई और इसको भारत ने बाद में किस तरीके से सुधारा, ये आप चैप्टर 4 के पार्ट 2 में देखेंगे। एग्जाम रेस हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पर डेली अपलोड होते हैं। थैंक यू।